हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 22 और 22 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी के रूप में। सो इन 2000 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड 22 एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी. And on 22nd of May 1992, the initial text of the United Nations Convention on Biological Diversity was adopted. सो ये जो यूएनसीबीटी है ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. इंडिया की बात करें तो इंडिया इज पार्टी टू द कन्वेंशन एंड इनेक्टेड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. बायोडाइवर्सिटी ये जो कॉन्सेप्ट है अगर हम इसकी बात करें तो biodiversity as a concept first coined by the Walter G. Roshan in 1985 encompasses the diversity of all life forms including plants, bacteria, animal and humans. And the United Nations General Assembly designated the years 2011 to 2020 as the United Nations Decade on Biodiversity, aiming to advance the implementation of a strategic plan for biodiversity. इस वर्ष की थीम की बात करें तो 2026 में इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इसकी जो थीम है वो है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट. साथ ही आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं प्रोजेक्ट गरुड़, देन हम देखेंगे यूफ्रेटस रिवर के बारे में, एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बारे में देखेंगे कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, देन हम देखेंगे सीसीटीबी एंड सीसीआरए के बारे में जो कि है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड एंड कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट. इसके बाद हम देखेंगे विरसा 101 के बारे में और लास्ट में देखेंगे लीड्स 2025 रिपोर्ट के बारे में. तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन. ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट गरुड़ रिसेंटली सीन इन द न्यूज. सो प्रोजेक्ट गरुड़ जो कि हाल ही में समाचारों में रहा है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एम्स एट कंस्ट्रक्टिंग डीप स्पेस ऑब्जर्वेटरीज. एंड सेकेंड, it was launched by the Indian Space Research Organization. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है प्रोजेक्ट गरुड़ से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. ये जो प्रोजेक्ट गरुड़ है ये एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया है हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने. आप यहां डिटेल में देख सकते हैं. So Hyderabad-based Dhruva Space recently secured 105 crore rupees under the Research Development and Innovation Fund to power Project Garud, a major step towards strengthening India's private sector satellite capabilities. सो प्रोजेक्ट गरुड़ की बात करें तो ये एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म प्रोग्राम है लॉन्च्ड बाय द हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप जिसका नाम है ध्रुव स्पेस. And this program is focused on developing a flat pack 500 kg class satellite platform designed for scalable and high volume manufacturing. So it is positioned to bridge the gap between smaller experimental satellites and larger traditional systems. The platform is being developed as a standardized production oriented spacecraft capable of supporting multiple missions. So the satellite architecture is aimed at applications across telecommunications, national security, Earth observation, and emerging data-driven use cases.
So the platform introduces a flat pack architecture that enables efficient launch stacking, faster system integration, and improved deployment timelines, making it suitable for large-scale satellite deployments. So the manufacturing roadmap it is designed to support production of up to 2 satellites per day, translating into an annual manufacturing capacity of nearly 500 to 600 satellites. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Euphrates River that was recently seen in the news originates in which region? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में छाई रही ये जो यूफ्रेटस नदी है ये किस क्षेत्र से निकलती है? आपके ऑप्शंस हैं तिब्बतन प्लेट्यू, अर्मेनियन हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू या फिर जैग्रोस माउंटेन्स। आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रही ये जो यूफ्रेटस रिवर है ये कहां से ओरिजिनेट होती है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये ओरिजिनेट होती है अर्मेनियन हाईलैंड से। आप देख सकते हैं यूफ्रेटस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन वेस्टर्न एशिया एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रिवर्स। So the river originates in the Armenian highlands of Turkey and flows through Syria and Iraq before joining the Tigris River and draining into the Persian Gulf. Together, together with the Tigris, it forms the Tigris-Euphrates river system, and ancient Mesopotamia and major civilizations such as Babylon developed along the Euphrates in the Fertile Crescent region. So the river mainly depends on what winter rainfall and mountain snowfall for its water supply. The Euphrates is now facing severe decline due to environmental and water related pressures. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रही ये जो यूफ्रेटस रिवर है ये फ्लो करती है वेस्टर्न एशिया में और ये जहां से ओरिजिनेट होती है वो प्लेस है अर्मेनियन हाईलैंड्स ऑफ टर्की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the scheme that allows duty-free import of inputs used in the production of export goods? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त इनपुट का जो शुल्क है वो मुक्त आयात कर दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, सेकंड एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, थर्ड मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आपको बताना है उस स्कीम का नाम क्या है जो कि अलाउ करती है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस स्कीम का नाम है एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। आप देख सकते हैं The government recently imposed limits on gold imports under the Advanced Authorization Scheme. So the scheme allows duty-free imports of inputs used in manufacturing export products. It also permits import of packaging materials, fuel, oil, and catalysts used during production. So imports under the scheme are exempt from duties such as basic customs duty, anti-dumping duty, integrated tax and compensation cess
subject to conditions. So, exporters receiving benefits under the scheme must fulfill specified export obligations. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's first small and medium enterprise commercial semiconductor chip production unit has been established in which state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई जो है, जो कि हाल ही में न्यूज में रही है, यह किस राज्य में स्थापित की गई है? के ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये राज्य है राजस्थान। आप देख सकते हैं the Electronics Manufacturing Cluster at Bhiwadi and the Semiconductor ATMP OSAT facility of Saharsa Semiconductors Private Limited were inaugurated virtually. So the Electronics Manufacturing Cluster was developed by ELCINA at Salarpur, Kushkhera in Rajasthan. So the cluster has been established over 50.3 acres with support under the Electronics Manufacturing Cluster scheme. And the facility is India's first small and medium enterprise commercial semiconductor chip production unit. So the semiconductor plant was developed under the scheme for promotion of manufacturing of electronic components and semiconductors. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding India's role in the Common Criteria Development Board and the Common Criteria Recognition Arrangement. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड और कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट में भारत की जो भूमिका है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया हैज बीन नॉमिनेटेड एज द चेयर ऑफ द सीसीटीबी फ्रॉम द अप्रैल 2026 टू अप्रैल 2028। एंड सेकंड, India has been an active member of the CCRA since September 2013 as a certificate consuming nation. Third statement है the CCRA comprises 20 certificate authorizing nations and 18 certificate consuming nations. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है सीसीडीबी और सीसीआरए से संबंधित जो भारत का रोल है उसको लेकर के यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। ये सही है कि इंडिया सीसीआरए का एक्टिव मेंबर है सिंस सितंबर 2013, बट इंडिया एक्ट करता है एज अ सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग नेशन, ना कि सर्टिफिकेट कंज्यूमिंग नेशन। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं The Ministry of Electronics and IT announced that India has assumed the chair of Common Criteria Development Board, and India has been nominated as the chair of the Common Criteria Development Board for a term from April 2026 to April 2028.
So this was confirmed during the first quarter meeting of the CCRA in Tokyo, Japan. And India has been an active member of the CCRA since September 16th, 2013, but acts as a certificate authorizing nation, not certificate consuming nation. So it serves through Ministry of Information, Electronics and Information Technology and the STQC Directorate. So the CCRA strictly comprises 20 certificate authorizing nations and 18 certificate consuming nations, collectively ensuring the integrity of the common criteria portal. So यहाँ पर ये जो CCRA है, it is foundational international treaty enabling the mutual recognition of IT security certificates across borders. और जो CCDB है, it serves as the technical core of the CCRA, managing the international work program for the common criteria and the common methodology for information technology security evaluation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding विरसा 101. सो यहाँ पर विरसा 101 से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है विरसा 101 इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज। सेकेंड स्टेटमेंट है The Ministry of Tribal Affairs has supported the project with financial assistance of crores of rupees. और थर्ड स्टेटमेंट है द टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क ऑफ दिस इनिशिएटिव हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भारत बायोटेक फॉर कोलैबोरेटिव क्लिनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है विरसा 101 से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसका जो टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क है इस इनिशिएटिव का वो ट्रांसफर किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। आप देख सकते हैं। So the Ministry of Tribal Affairs in collaboration with the CSIR and CSIR IGIB organized a workshop on Virsa 101 under the celebrations of Janjatiya Garima Utsav 2026. So ये जो विरसा 101 है, it is India's first indigenous CRISPR-based gene therapy developed to treat sickle cell disease, which disproportionately affects tribal populations across India. So the Ministry of Tribal Affairs has extended financial assistance of approximately 3.75 crores rupees to support the research and innovations focused on tribal welfare. And the technology framework was not transferred to Bharat Biotech. It was transferred to the Serum Institute of India Private Limited for collaborative clinical and manufacturing development. So इसका जो वर्कशॉप है वो ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। The initiative is named after Bhagwan Birsa Munda and highlights the government's efforts towards eliminating the sickle cell disease through indigenous solutions and technological advancements. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Leads 2025 report, which serves as an annual assessment and benchmarking tool for India's logistics sector, is published by which one of the following authorities? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत की लॉजिस्टिक्स
क्षेत्र के वार्षिक मूल्यांकन और मानकीकरण उपकरण के रूप में कार्य करने वाली ये जो लीड्स 2025 रिपोर्ट है, इसको निम्नलिखित में से किस संस्था या किस प्राधिकरण के द्वारा प्रकाशित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो लीड्स रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। आप देख सकते हैं The logistics ease across different states report is a major annual diagnostic tool used to assess and benchmark the efficiency of the logistics ecosystem across all states and union territories in India. So the report is compiled and published by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, जो कि ऑपरेट होती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। The primary objective of the LEADS Index is to provide an empirical evidence-based framework that allows states to identify local logistics bottlenecks, implement targeted regulatory reforms, and enhance global competitiveness by lowering overall supply chain cost. So, it plays an essential role in fostering competitive and cooperative federalism. Unlike entities, Niti Aayog publishes other indices and the specific mandate for managing, upgrading, and releasing the leads report rests with the DPIIT. इस वर्ष की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो इसमें जो एग्जेम्पलर श्रेणी में स्टेट्स रहे हैं वो रहे हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली। हाई परफॉर्मर्स में रहे हैं गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना। देन एक्सेलरेटर्स में हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब एंड कर्नाटका। और ग्रोथ सीकर्स में हैं वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड सिक्किम। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।